देखो पहली बात एक चीज़ याद रखना, जैसे मैं ही हूँ सामने, तुम्हारे सामने एग्जाम्पल बैठा है, मुझे लगभग 8 साल हो गए आज तैयारी करते हुए। ये तो है कि जो मैंने कॉलेज के बाद जो तैयारी की है, कॉलेज के साथ ही मैंने थोड़ा हल्का फुल्का तैयारी शुरू कर दिया था। जैसे अभी आप लोग वालों गाइडेंस ले रहे हैं, ऐसे ही मैंने 2016 में 2015 में शुरू कर दिया था, सेकेंड ईयर के बाद में। तो ये मान के चलो कितने साल हो गए, 6 साल, वो 6 तो लगभग 10 साल के समथिंग हो गए। और मेंस लिखने का मौका मिल रहा है 2024 में। तो पहली बात तो यही है कि इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए, ठीक है। गलती क्या मेरे सर के जो पढ़ाते थे पटना में थे, उनको 42 ईयर्स में डीपीएससी में हुआ एसडीओ पोस्ट मिला है, मगर उनको देखो मतलब नहीं है। मेरा तो ये मानना है, अगर ज़िंदगी अच्छी जीनी है भाई, अब देखो कुछ लोग क्या होता है ना, इसको एक वो बना लेते हैं कि भाई अधिकारी बनना ही है, ये है वो फलाना ढिकाना, ईगो पे ले लेते हैं, जीवन बर्बाद करते हैं। पर मेरा ये मानना है, अगर परिवार आपका सक्षम है, ठीक है, कि आपका खर्चा उठा सकता है, तो जैसे मान लो जनरल वालों को 6 अटेम्प्ट है, तो 6 अटेम्प्ट तैयारी करना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। परंतु मेरा मानना चाहिए कि ये भी तब, ऐसा नहीं कि अब मेरी तरह भाई 6 अटेम्प्ट हो गए पीटी नहीं निकल रहा। पर मेरा ऐसा था कि एटलीस्ट मेरा पीटी जीएस निकल ही रहा था। 2020 से मेरा ऐसा हो रहा था कि 2020 में मेरा जीएस निकल गया था, कट ऑफ से बहुत ज़्यादा नंबर थे। 21 में जीएस नहीं निकला, 2 नंबर से, 2-3 नंबर से सी सेट हो गया था। फिर 2022 में ऐसा हुआ कि बहुत अच्छे नंबरों से निकल गया। फिर 2023 में ऐसा हुआ कि जीएस निकल गया, सी सेट नहीं निकला, ओनली 0.66 नंबर से। तो भाई ये देखोगे तो मेरा तो भाई 2020 से ऐसा था कि लगभग लगभग मैं कट ऑफ के अराउंड ही था, बस सी सेट के कारण, इनके कारण मारा गया। 2018 में दिया था अटैम्प्ट, तो ऐसे ही दिया था। 2019 वाला एक अटैम्प्ट था, तो मेरा थर्ड अटैम्प्ट से लगभग निकलना शुरू हो गया था। अब मान लो कि जो तैयारी कर रहे हैं, पिछले 5-6 अटैम्प्ट हो चुके हैं या 4 अटैम्प्ट हो चुके हैं और अभी तक नहीं तो उनका जीएस निकल रहा है, नहीं उनका सी सेट निकल रहा है, ठीक है। और उन्होंने एफर्ट मान लो कि पूरा दिया है, पूरे साल भर उसी की तैयारी की है, यूपीएससी की तैयारी की है, 3 या 4 अटैम्प्ट हो गए हैं। मेरा मानना चाहिए 1-2 अटैम्प्ट तो चलो ठीक है, कोई नहीं, समझने में लगता है। पर 3-4 अटैम्प्ट होने के बाद में अगर तुम्हारा जीएस और सीसेट का कट ऑफ भी नहीं निकल रहा है ना, तो फिर आपको कोई कुछ ना कुछ अदर ऑप्शन सोचने की ज़रूरत है। ये हकीकत है, देखो एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में इसमें ख़राब नहीं की जा सकती। तो मेरा मानना चाहिए कि अगर आपने सीरियस अटैम्प्ट, अब सीरियस अटैम्प्ट का मतलब क्या होगा भाई, उसने कंप्लीट एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है। मेन बात तो सबसे बड़ी दिक्कत जैसे मेरे साथ ये रही भाई, हमें कोई भी नहीं बताने वाला था। आज मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ, मेरे वीडियो देख लो, उसके बावजूद भी तुम लोग नहीं देख रहे हो। अब ये तुम लोगों की बहुत बड़ी महामूर्खता है। एक गाइडर के रूप में तुम लोगों के साथ में, उसके बावजूद भी तुम लोग लापरवाही कर रहे हो, नहीं तो कोई टेस्ट लगा रहे हो, कोई क्लास भी नहीं लेता है, मनमर्जी चला रहा, तो फिर तो मतलब नहीं है। फिर अगर तुम असफल हो रहे तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये चीज़ याद रखना। तुम रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए, फिर अपना जीवन बर्बाद करने के लिए। चलो ठीक है, शुरू करते हैं, सीरियस हो जाओ, अभी भी टाइम है। नवंबर निकल गया है, दिसंबर निकला तो फिर तो भूल ही जाओ मेंस की तैयारी। फिर तो मैं इतना गारंटी बता रहा हूँ, जिसने दिसंबर तक मेंस नहीं किया, ऑप्शनल नहीं किया, एथिक्स नहीं किया, ऐसे नहीं किया है, मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटी है ना, उसका पीटी निकल भी जाएगा ना, कुछ भी ना होए। आई चैलेंज, तो सीधा चैलेंज दे रहा हूँ, देख लेना। जिसको ऐसा लग रहा है ना अरे नहीं कर लेंगे, बहुत सारे लोग कर लेते हैं, टॉपर बताते हैं कि 2 महीने में सब हो जाता है। केवल ईवाईक्यू ही कर लिए जाएं तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो वो भी कौन करेगा, बात तो ये है ना, करेगा कौन? तो वे तो मैं पहले बता रहा हूँ, जो लोग अभी हवा में हैं, देख लेना, जैसे दिसंबर निकला, जनवरी फरवरी मार्च पता ही नहीं लगेगा कैसे निकल गए। तो फिर तो भूल ही जाओ, पीटी निकल जाएगा, पीटी कोई बड़ी बात है नहीं। पर बात है कि आपके पीटी निकालने के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो, बात तो ये सोचने की बात है ना। सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हो तो भाई सब अच्छी बात है, आपको मेंस की तैयारी करना पड़ेगी। जैसे आज ज्योग्राफी का कोई भी आंसर नहीं लिख के लाया और वो क्वेश्चन आए हुए हैं पहले, तो समझ लो तुम लोग तैयारी कर रहे हो, क्या कर रहे हो। चलो, आई डू इट माई ड्यूटी। अब मैं तुम लोगों को, तुम बच्चे तो हो नहीं, तुम लोगों को भाई मुर्गा बनाऊँ, पिटाई करूँ, मैं शब्दों के बाण ही छोड़ सकता हूँ। चलो ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी।
क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदानों में भांति भांति के वृक्ष, झाड़ियाँ, घास तथा पक्षियों को देखा है? क्या वह एक ही प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार के हैं? भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार के जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। अब देखो, ये कोई काम का है नहीं, ना कोई पीटी कमेंट्स। तो मेरा मानना है कि जैसे 2-3 बार रीडिंग करोगे ना तो तुम्हें पता लग जाएगा, जैसे मैं इसमें बता भी रहा हूँ साथ के साथ। तो एनसीईआरटी जैसे मान लो कि अभी 1000 पेज की तुम्हारी एनसीईआरटी है, तो 3 बार रिवीजन के बाद में वो आपके पास 100 पेज में आ जानी चाहिए, तब जाके फायदा है। चलो, हमारा देश भारत विश्व का मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देश में 4थे स्थान पर है। अभी देखो, छोटे मोटे एग्जामों में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फन। अब ये देखो, ये पता होना चाहिए, डायरेक्ट यूपीएससी है ना। और आजकल मैंने देखा यूपीएससी से बीच बीच में से लाइनें उठा के क्वेश्चन पूछ रही है, जैसे कि फन, शैवाल, एल्गी जिसको बोलते हैं, कवक, फंजाई भी पाए जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, ये बिना फूलों के पौधे हैं, ये चीज़ याद रखना। अभी डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे तथा समुद्री पानी की पाई जाती है। मतलब मछलियाँ पाई जाती है ताजे तथा समुद्री पानी की। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है, इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। तो ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि अक्षत वनस्पति क्या है। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिगत फसलें, फल और बागवान वनस्पति का भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। अब देखिए, ये चीज़ याद रखना, ये स्टेटमेंट बोल देगा कि प्राकृतिक वनस्पति है। वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय, उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशक पौधे कहते हैं। याद करो, अब की बार आया था यूपीएससी 2024 में ऐसा ही क्वेश्चन, कौन से देशज है कौन से विदेशज है करके आया था आपकी बार क्वेश्चन। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधे की उत्पत्ति से इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से है। धरातल, भूभाग, भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत, पठार तथा मैदान और शीतोष्ण कटिबंध में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती? धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्राय कृषि की जाती है। उबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं, जिनमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। मृदा, विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। जलवायु, तापमान। अब देखो, ये अभी आप शॉर्ट में पढ़ रहे हो, अपन जब 11वीं क्लास में जाओगे ये डिटेल में पढ़ोगे, परंतु मेरा मानना है कि स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ोगे तो अच्छे से समझ में भी आता है और इम्पोर्टेंस भी समझ पाओगे। वनस्पति की विविधता तथा विशेषता तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती है। अब देखिए, इस टाइप क्वेश्चन आया हुआ भी है स्टेटमेंट बना के। हिमालय पर्वत के ढलानों तथा प्रायद्वीप के पहाड़ों पर 950 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है और उसे उष्ण कटिबंध से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करती है। अब देखो, ये इम्पोर्टेंट है। अगर है ना ये भी आइडिया हो ना, तो आपके पास जैसे क्वेश्चन आया था आपकी बार, तो आप एक आइडिया लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वनस्पति खंडों के तापमान की विशेषता कहती है। उष्ण मतलब स्वाभाविक सी बात है, जहाँ गर्मी ज़्यादा रहेगी, तो ये औसत वार्षिक तापमान क्या रहेगा, 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहेगा। जनवरी में औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस अधिक है। तो टिप्पणी मतलब कोई भी पाला नहीं होगी, गर्मी है। उपोष्ण में क्या होगा, मीडियम टेम्परेचर रहेगा 17 से 24 डिग्री सेल्सियस। अगर जनवरी में देखोगे तो 10 से 18 डिग्री सेल्सियस, पाला कभी कभी पड़ सकता है। शीतोष्ण मतलब स्वाभाविक बात है, यहाँ शीत पड़ेगी, तो 7 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस और -1 से -10 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है जनवरी में तापमान। तो कभी पाला कभी बर्फ़ पड़ने लग जाएगी। अल्पाइन होगा ध्रुवीय प्रदेश, जहाँ पे 60 डिग्री से कम, -1 डिग्री से कम बर्फ़ रहेगी मोस्टली। ठीक है, अब ये बेसिक आइडिया भी हो ना, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सूर्य का प्रकाश,
किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्री तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पति क्यों? स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि उधर देखो अल्पाइन टाइप से हमेशा बर्फ रहती है, इधर बारिश अच्छा धूप रहती है, तो इस कारण से होता है। वर्षण, भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिमी मानसून जून से सितंबर तक एवं पीछे हटते हुए उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। तो अपने को पता है, जहाँ ज़्यादा रेन होगी वहाँ पे होगा, और जहाँ राजस्थान है वहाँ पे कहाँ से वन आ जाएंगे। पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति क्यों? याद करो, मैंने बताया था जब वर्षा होती है तो यहीं पे होके रह जाती है। इधर वाला जो एरिया सूखा एरिया रहता है, विदर्भ वाला मराठा वाला जो क्षेत्र है, तो इस स्वाभाविक बात है जब यहाँ वर्षा ज़्यादा होगी तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ ज़्यादा सघन वनस्पति होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? वन नवीकरण योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार है तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। ये चीज़ याद रखना। इनसे मृदा का जीवाश्म मिलता है और वन्य प्राणियों का आश्रय। तो ये इम्पोर्टेंस है वन का, ठीक है। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन्य क्षेत्र कम हो रहा है। सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ भाग तथा मरुस्थल जहाँ प्राकृतिक वनस्पति है, शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है, फिर बिल्कुल निम्न कोटि की हो गई। स्वाभाविक सी बात है, जब मकान लगाओगे तो कटेगा ही। अब देखो, ये थोड़ा पता रखना चाहिए, फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है उससे, तो ये करंट अफेयर का बन जाता है। और ये यूपीएससी जैसे 2019 में क्वेश्चन भी आया था, तो ऐसे करंट अफेयर्स अपडेट कर लेना। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 21.05% है। शायद अभी ये बढ़ गया होगा, देखना अभी नहीं, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई उसमें देखना बढ़ चुका है। वनस्पति के प्रकार, हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती है। अब देखो, इससे भी एक थोड़ा मोटा आइडिया लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पे देखोगे आप, ठीक है, मिजोरम में सबसे ज़्यादा है, तो एक आइडिया ले सकते हो। और ऐसा नहीं कि भाई कोई 10 साल, जैसे फॉरेस्ट रिपोर्ट 2013-14 का है, ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इससे एक आइडिया लेके आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो इसलिए बोल जाता है ना कि अगर आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप करंट अफेयर पढ़ो तब भी क्वेश्चन बना पाओगे। अब देखो, स्वाभाविक बात है, जैसे फॉरेस्ट साइड ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अरुणाचल प्रदेश बहुत नीचे चले जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, अचानक से कम बत्ती तो कुछ होता नहीं है। तो यहाँ से एक सेंस लगाना चाहिए, जैसे देखो पंजाब में राजस्थान से कंपेरिजन में कम है, ठीक है, ऐसे पता लगाना, सबसे कम का पता कर लो और सबसे ज़्यादा वाले को पता कर रखो। जैसे लक्षद्वीप का ज़्यादा है, अंडमान निकोबार का ज़्यादा है, त्रिपुरा का ज़्यादा है, नागालैंड का ज़्यादा है। तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य देखोगे तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ये जो मेन लैंड में देखोगे कि यहाँ पे कम है, तो एक मोटा आइडिया रख सकते हो आप। ये कौन ऑफ करो अपनी तरफ से, कौन ऑन रखा है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय 21.71% है 2024 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। कितना है? 21.71। हाँ, वही तो मैं बोल रहा था, बढ़ गया है। और ऊपर वाले में वनों का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा एमपी में है, और यूपी वाला देख रहे हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एमपी में देखोगे ना तो यहाँ पे भी ज़्यादा ही होगा, पर यहाँ पे तो अभी कम है। पर वो तो उस तरह के वनों का क्षेत्रफल 70% में, पक्का क्षेत्रफल उसी के ज़्यादा है ना एमपी का। वो है ना, उसमें ना देखो 2-3 कैटेगरी निकलती है, आप जाके देखो, एक बड़े राज्यों की निकलती है, एक छोटे राज्यों की निकलती है, केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे 3-4, हाँ
3-4 चीज़ें निकलती है उसमें, एक अच्छे से देखो, चेक करो। चलो ठीक है, वो देख लेना। पर्वतीय वन भी पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। अब देखो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ इतने भी पौधे पाए जाएंगे, झाड़ी परती पाई जाएगी, नवीन वृक्ष भी पाए जाएंगे। अधिकतम ऊंचाई 60 मीटर की होती है। अब उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, मैं फिर बता रहा हूँ, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लगभग यूपीएससी ने 2011 से लेकर 2024 तक 10 बार क्वेश्चन पूछा होगा इनके बारे में, तो पता होना चाहिए। मैंग्रोव वन के बारे में 3-4 बार क्वेश्चन पूछा है, तो हर बार पूछता ही है वो। जैसे आपकी बारे में क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा अलग हटके था, वो 11th क्लास में मिलेगा आपको। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। अब देखो वर्षा वन है तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है कि जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पे पाए जाएंगे। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में वर्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुँचते हैं, जो आपने देखा यहाँ पे। चूँकि क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, तो यहाँ हर प्रकार की वनस्पति वर्ष झाड़ियाँ और लताएँ उगती है, और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर को देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः वन साल भर हरे भरे लगते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष है आबूनस, याद करो यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था। आबूनस, एबोनी, मोहगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना। तो ये पता होना चाहिए, कि टेबल बना लेना, एक ऐसे बनी हुई होगी आगे, तो ये बना लेना कि कौन से टाइप में कितनी वर्षा, कौन से जानवर, कौन से पशु पक्षी या कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ये पूरा एक टेबल बना हुआ होना चाहिए आपके पास। इन वनों में सामान्य रूप से देखो, मैं बोल रहा था ना क्या क्या कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। पाले जाने वाले, पाले हो गए यहाँ पे, पाले जाने वाले जानवर है हाथी, बंदर, लेमुर। ये पाए जाने वाले हो गए, पाए जाने वाले जानवर लेमुर और हिरण है। एक सींग वाले गेंडे, असम, देखो अभी मैं बोला था 2019 में क्वेश्चन पूछा था, पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। अब ये देखो, ये मेंस वेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेन में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का एरिया कहाँ कहाँ है, ये देखो पश्चिम घाट वाला, थोड़ा बहुत पूर्वी घाट वाला, इधर बंगाल के पास, ये नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। फिर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ये मोस्टली इधर मिडिल भारत में पाया जाता है। पर्वतीय वन, जो पर्वतों में पाए जाने वाले, तो सब ऐसी बात हिमालय में पाया जाएगा। मैंग्रोव वन, देखो ये रहा, सुंदरवन का डेल्टा है, यहाँ पे है, थोड़ा बहुत यहाँ पे है, उड़ीसा में यहाँ पे, और एक क्वेश्चन पूछा भी है। उष्ण कटिबंधीय कटीले वन जहाँ भाई बरसात कम होती है, तो कहाँ पे, राजस्थान हो गया, इधर आंध्र प्रदेश का जो सूखा इलाका है, महाराष्ट्र का जो सूखा इलाका है, वहाँ पे पाई जाएगी। तो ये पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। अब आता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें अब याद रखना, ये सबसे भारत का जो सबसे ज़्यादा मेजर जो वन फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो इस टाइप के पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ये देखो ये वाला, ये सारा एरिया, तो ये बहुत ज़्यादा एरिया हो गया। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है। याद रखना कि मानसूनी वन भी कहते हैं इनको, यूपीएससी डायरेक्ट सेकंड नाम से भी क्वेश्चन पूछ लेती हैं। यह उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए पानी अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय के गिरिपथ प्रदेश, गिरिपथ मतलब पर्वतों का जो निचला हिस्सा होता है वहाँ पे, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी डालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख, याद करो यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन। बांस पाया जाता है यहाँ पे, साल, शीशम, चंदन, रवेद, कुसुम, अर्जुन, सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्ष 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विश्व क्षेत्रों में प्राय सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों में बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। उष्ण कटिबंध पर्णपाती वन देखो पत्ते झाड़ते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इतने डेंस नहीं होते हैं, सघन नहीं होते हैं, दूर दूर रहते हैं, जितना वो उधर है उधर नहीं पे।
इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्राय सिंह, शेर, सुअर, हिरण और हाथी है। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी यहाँ पे पाए जाते हैं। कटीले वन तथा झाड़ियाँ। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है, मोस्टली जैसे राजस्थान जैसे एरिया हो गया वहाँ पे। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में सम्मिलित है। अकाशिया, खजूर जिसको पाम ऑयल भी कहते हैं, यूफोर्बिया तथा नागफनी यहाँ के मुख्य पादप प्रजाति है। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती है। पत्तियां प्राय छोटी होती है तथा जिनमें वाष्पीकरण कम से कम हो सके। शुष्क भागों में झाड़ी और कटीले पादप पाए जाते हैं। आप देखो ये डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन एक बार 2013 में क्वेश्चन पूछा गया और एक बार 2018 में जाके देखो सेम क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीट हुआ था सेम क्वेश्चन, और ये यहाँ से है, जाके देख लेना, पूछा हुआ है 2018 में। कटीले वन देखो, और यहाँ पे बबूल वबूल के इस टाइप के राजस्थान जो वाला इलाका हो गया। इन जंगलों में प्राय क्या मिलेगा? चूहे मिलेंगे। चूहे भाई समय से रहते मिलते हैं। खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा। याद करो जंगली गधा का यूपीएससी ने कितनी बार क्वेश्चन पूछा है। घोड़े तथा ऊँट पाए जाते हैं, इसीलिए याद करो जंगली गधा पे 2012 में भी क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद एक बार और पूछा है। पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, मतलब जैसे जैसे हाइट ऊपर बढ़ती जाएगी, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ देखने को मिलता है। पर्वतीय वन देखो, अब यहाँ पे जैसे जैसे जाओगे तो ये ऊंचाई जैसे बढ़ती बढ़ती जाएगी, उसमें चेंज होते जाएगा। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में आर्द्रशीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। यूपीएससी ने इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2012-13 में जाके देखना। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर फर, सप्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्राय हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिणी और उत्तरी पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्राय 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन और बर्च इन वृक्षों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुँचते इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। अंततः झाड़ी के रूप के बाद वे अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बकरवाल जैसी घुमट जाति द्वारा पशु चारण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस, लीचन घास तथा टुंडा वनस्पति का एक भाग है। इन वनों में प्राय कश्मीरी महामृग, चीतरा, हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय भारसिंगा, यॉक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रिच, आइसबैक्स, कहीं कहीं पर लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती है। कस्तूरी मृग के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2020 में, और वो इसी जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। मैंग्रोव वन यूपीएससी ने 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट है। यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ जौ और बाटे आते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू, देखो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट का ये खासियत है, पानी में रहता है, जड़ें बहुत गहरी होती है, तटों पर एकत्रित हो जाते हैं। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में वनस्पति मिलती है, ये चीज़ याद रखना। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में संदूरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, केवड़ा व अंगार के वृक्ष भी इन्हीं भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल व कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। एक बार डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था भाई ज्वार भाटा आता है तब ये कैसे हेल्प करते हैं, तो एक सेफ्टी कवर के रूप में काम आते हैं। आओ विचार करें, यदि वनस्पति और जानवरी धरती से अदृश्य हो जाए, क्या मनुष्य उन अवस्थाओं में जीवित रह पाएगा? नहीं। जैव विविधता क्यों अनिवार्य और इसका संरक्षण क्यों हो सके। अब बात आती है वन्य प्राणियों की। वनस्पति की भांति भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों के लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिलती है। देश में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। यहाँ कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2546 प्रजाति है जो विश्व की लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% उभयचरी, सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर
पाए जाते हैं, इसीलिए यूपीएससी हर बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछती है। एक मिनट रुक जाओ, पहले ये मेडिसिन वाले कर लेते हैं जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछा भी है। औषधीय पादप कौन से हैं? भारत प्राचीन समय से अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहे। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है, जिसमें 52 पादप अति संकटग्रस्त है और 49 पादपों को विनिष्ट होने का खतरा है। तो ये याद रखना, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन है। बाद में प्राय औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ निम्नलिखित पादप है। सर्पगंधा, जो आप खांसी वासी में इनमें यूज होता है। ये साइड यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है और केवल भारत में ही पाया जाता है। ये चीज़ इज इम्पोर्टेंट है, केवल भारत में पाया जाता है। डायरेक्ट यूपीएससी उठा के क्वेश्चन पूछ लेगा। जामुन, पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है जो कि वायुसारी और मूत्रवर्धक है और इसमें पाचन शक्ति के गुण भी है। बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह रोग में सहायता करता है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। अर्जुन, ताजे पत्तों को निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है। यह रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है। बबूल, इसके पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक है। इसमें प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति वृद्धि के लिए होता है। नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, 14-15 में देखना। तुलसी पादप क्या? केर केर कहाँ पे है? केर है राजस्थान में पाया जाता है, झाड़ियों में आता है। आचार बनता है इसका, ऐसे छोटा सा गोला गोला सा टाइप से होता है, अचार बनता है इसका। केर का अचार राजस्थान में खूब फेमस है। तुलसी पादप जुकाम और खांसी की दवा में इसका प्रयोग होता है। कचनार, फोड़ा, अल्सर व दमा रोगों के लिए प्रयोग होता है। इस पौधे को जड़ और कली पाचन शक्ति में सहायता करती है। ये तो फिर उसमें काम बता दिया, छोड़ो। इधर आओ। स्तनधारी जानवर में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। अब देखो, ये भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था हाथी के बारे में, यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा था। एक सींग वाले गेंडे अन्य जानवर है जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। ये यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा। कच्छ के रन याद करो, ये कितनी बार, 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। कच्छ के रन तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊँट रहते हैं। मैंने बोला था जंगली गधे का यूपीएससी 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौरसिंगा, छोटा मृग, गेजल तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की अनेक प्रजातियाँ भी पाई जाती है। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। यहीं से यूपीएससी ने क्वेश्चन कम से आपकी बार क्वेश्चन पूछा, हर साल क्वेश्चन पूछता है। मेरा मानना है कि लगभग 14 साल में लगभग 6 से 8 बार क्वेश्चन पूछा गया इस सेक्टर से। भारत विश्व का अकेला देश है, इसलिए पढ़ लेना अच्छे तरीके से। कुछ एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ से हर साल की यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। देखो यूपीएससी ने ये 2019 में पूछा। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है, ये शिकारी जानवरों में मुख्य है। हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख को बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींग वाले बेल जैसा जीव है, जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बती बारहसिंगा, भारत नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियोंग, तिब्बती जंगली गधे भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। एक बार इधर आओ, ये देखो, यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछा 3-4 बार। अब देखो, लाल पांडा नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। अब देखो, वन्य प्राणी अभियान कौन कौन से हैं। देखो, सरिस्का है, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। एक यहाँ पे है, महानदी है, ठीक है। फिर चंद्रप्रभा है, कवाल है, कोचेरम है, दम्पारा, अटोरनम नगरम है और ये मंडोमलाई है, ठीक है। पक्षी अभयारण्य कौन कौन से हैं, वेदनाथ गल है, रंगादित है, इधर पेरियार भी है, ठीक है। और इधर कौन कौन से अभी तो यही है। फिर नेशनल पार्क है, देखो नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा इंपॉर्टेंट, यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ, ये पता होना चाहिए। मानस, ये भी इम्पोर्टेंट है। गोरुमारा, देखो ये पता होना चाहिए, मोस्टली अपन सुनते नहीं हैं। राजा जी यूपीएससी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। कॉर्बेट के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है। दाचीगम याद रखना कहाँ पे है। केवला घाना
भरतपुर में राजस्थान में, रणथंभौर सवाईमाधोपुर में पाया जाता है, शिवपुरी शायद MP में होगा, राजगीर बिहार में, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ये चीज़ याद रखना, उड़ीसा में कान्हा, तदोबा यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है, संजय गांधी ये महाराष्ट्र में है शायद, गिर फॉरेस्ट यूपीएससी क्वेश्चन पूछा ही है, बुंदेली और बांदीपुर टाइगर रिजर्व ये भी टाइगर रिजर्व याद रखना चाहिए। अब ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ से बहुत बार। एशिया शेर केवल गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। देखो डायरेक्ट यूपीएससी 2019 में ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, यही सेम लाइन उठाकर। नदियों झीलों तथा समुद्री क्षेत्र में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति ऐसा प्रतिनिधि जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है, याद रखना ये चीज़, जो ओनली भारत में पाए जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर याद रखा करो, ये क्वेश्चन पूछता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर हो गया, बतख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजाति जो देश के वनों और आदर क्षेत्रों में रहते हैं। हमने अपनी फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधों के नीचे से हमने बहुत से औषधीय पौधों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। इनसे मांस एवं अंडे भी प्राप्त होते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वर्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा पहले ही बताया गया है कि मनुष्य द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं, तब 20 प्रजातियां विनिष्ट हो चुकी है। काफ़ी वन्य जीवन प्रजातियां भी संकट में और कुछ विनिष्ट हो चुकी है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। अब देखो, अब जैसे मान लो कि किसको लेके कुछ कल प्रोग्राम चला रही है गवर्नमेंट, तो वो ये याद रखना इम्पोर्टेंट। जैसे इनको गिद्धों को लेके चलाया गया था तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, ठीक है। टाइगर को लेके चला रहा था तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो जिनके लिए मतलब गवर्नमेंट कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम चला रही है तो याद रख लेना, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रवासी पक्षी कौन से होते हैं? जो माइग्रेट होके आते हैं। भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। इन पक्षियों के एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण है, इसलिए यूपीएससी ने 2-3 बार क्वेश्चन पूछा। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है वहाँ लाल सुंदर कलंगी वाली फ्लेमिंगो हजारों की संख्या में आती है और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उसमें घोंसले बनाती है और बच्चों को पालती है। देश में अनेक दर्शनीय दृश्यों में यह भी एक है कि हमारी कीमती धरोहर नहीं है। अब देखो ये वाला जो है, मतलब मेरा माना कि सारे पढ़ो ना पढ़ो परंतु ये जरूर पढ़ लो, हर साल क्वेश्चन आता है यहाँ से। देखो कच्छ के रण से पूछा, ठंडा रेगिस्तान शेषाचलम यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है यहाँ से भी। पन्ना टाइगर रिजर्व से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। सुंदरवन से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। मन्नार की खाड़ी से यूपीएससी ने, नीलगिरी से पूछा है, नंदा देवी से पूछा हुआ है, नौकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, अचनकमर, अमरकंट, पंचमढ़ी, कंचनजुंगा, अगस्त्यमलाई, डिब्रू सैखोवा, दिहांग दिबांग, सिमलीपाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवमंडल रिसर्च है, ये 18 के 18 इनके रिलेटेड अगर कोई भी करंट अफेयर में न्यूज आ रही है तो उसको जरूर ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन बनता है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, जो लोग डायरेक्ट, अभी क्या होता है ना, और डायरेक्ट करंट अफेयर पढ़ने में लगे रहते हैं, ये सबसे गलत स्ट्रेटेजी है। पहले एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पकड़ बनाओ अपनी, फिर जो एनसीईआरटी में जो चीज़ें दी है अगर उसमें कुछ अपडेट हो रहा है तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए बता रहा हूँ मैं फिर बार बार कि समुंदर है करंट अफेयर, उसको एक बाल्टी में लाना है तो उसका वही तरीका है कि पीवाईक्यू हो गया, और पीवाईक्यू अच्छे से पकड़ बनाओ, एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस समझो तो ऑटोमेटिक इतना बाल्टी से हो जाएगा। नहीं तो फिर वही है, पढ़ते रहो इधर उधर, फलाना करंट अफेयर, ये वो करंट अफेयर। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों को अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों का अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का कारण है। तो ये मेंस में लिखने लायक है। अपने देश की पादप जीव संपत्ति सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। अब देखो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। देश में 18 जीव मंडल निश्चित आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए। इनमें से 10 सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नौकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, शिमलीपाल, पंचमढ़ी, अंचन कमरा, अमरकंट गणना विश्व के जीव मंडल नीचे में की गई, इसलिए बोला हूँ ये इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था जो सरकार जो
कदम चला रही है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के लिए डायरेक्ट। सन 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई। सेह संरक्षण, गेंडा संरक्षण, भारतीय बेसा संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई। इनसे डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है। 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभियान और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति रक्षा के लिए बनाए गए हैं। हम सभी को अपनी अतिजीवता के लिए प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अविनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। अब देखो ये तो कोई काम का नहीं है। अब ये देखो ये साथ में मैपिंग कर लोगे ना तो फायदा रहेगा, वो याद हो जाती है चीज़ें। मैप में काम किया करो। ये सब मेंस के हैं। ठीक है, आ जाओ इधर। चलो सना बताओ, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से? टुंड्रा वाली से। सना बता रही है टुंड्रा। नगीना बताइए। उष्णकटिबंधीय वर्षावन। नगीना बता रही है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। और कोई बताएगा इसके अलावा? कोई आंसर है? यही होगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन। इतना आइडिया लगाते। रबड़ के लिए फेमस कौन है? ब्राजील। तो ब्राजील में कहाँ से गुजरती है? हिमालय तो ऐसे नहीं होगा, ना मैंग्रोव होगा ना टुंड्रा होगा। रबर केरल में होता है जहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। चलो अमित, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? 100 सेंटीमीटर। नागिना सही बता रहा है? 100 सेंटीमीटर वाला होगा। सही है छोटी। सिनकोना कांटेदार वृक्ष होता है ना, 70 सेंटीमीटर होगा। 70 सेंटीमीटर। और कोई इसके अलावा कोई उत्तर बताएगा? सही है, 100 सेंटीमीटर। पक्का 100 सेंटीमीटर है? 100 सेंटीमीटर है सर, सही है। चलो आपकी बात मान लेता हूँ। चलो तो अब नूरी बताएगी सिमलीपाल जीव मंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है? मैंने बोला भी था सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है। उड़ीसा। सही है नगीना? सर हाँ सही है सर, सिमलीपाल उड़ीसा। भारत के कौन से जीव मंडल नीचे विश्व के जीव मंडल नीचे में से लिए गए हैं? चलो सना बताइए कौन से लिया गया है? अरे अभी मैंने बताया था, सबसे आखिरी में पढ़े थे। बताइए। क्यों नहीं पता? तो कहाँ क्लास में ध्यान रहता है। चलो नूरी बताइए। पन्ना। क्या है? अरे ये कौन सा सही है? इसमें क्या बोले सर? ये पढ़ो ना, भारत के कौन से जीव मंडल नीचे विश्व के जीव मंडल नीचे में से लिए गए हैं? अरे अभी लास्ट में पढ़ा ही था अपन ने। ये देखो इधर, कहाँ सो रहे तुम? ये देखो, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नौकरी, कुमार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी की गणना विश्व के जीव मंडल नीचे में से की गई है। तो कौन आएगा? नंदा देवी। नीलगिरी तो है ही नहीं इसमें। नीलगिरी कहाँ है इसमें? नीलगिरी भी है, मानस भी है, मन्नार की खाड़ी भी है। चारों के चारों ही आएगा इसका। तो फिर तो आंसर है। चलो नेक्स्ट चैप्टर, जनसंख्या, पॉपुलेशन। देखो इसी का चैप्टर का विस्तारित रूप होता जाएगा ना। अभी तो मैं जैसे अभी आप लोग ऐसे पढ़ रहे हो। फोर्थ वाले का क्या आंसर निकला था? फोर्थ वाले का अभी नीलगिरी वाला, वो जीव मंडल नीचे वाला। अरे चारों के चारों जीव मंडल उसमें से लिए गए ना। देखो ये दिया तो है। नंदा देवी होगा सर, नंदा देवी होगा, क्योंकि हिमालयन रेंज का जो एरिया है ना सर, उसको मैंने पहले कभी पढ़ा है सर, यूपीएससी जब पीवाईक्यू कर रहा था। तो नंदा देवी वाला जो हिमालय के किनारे किनारे वाला इलाका है ना सर, वो विश्व उसमें शामिल है।
अरे भाई आप इधर पढ़ो ना, कहाँ क्या पढ़े हो, इधर पढ़ो ना, ये क्या दिया है, इधर पढ़ो, इधर लाइन। देश में 18 जीव मंडल नीचे है, सुनो इधर पढ़ो। आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, इनमें से 10 है सुंदरवन, नंदा देवी। 18 है जिसमें से 10 जो है उसमें से लिए गए, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नौकरे, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अंचन कुमार, अमरकंटक की गणना विश्व के जीव मंडल नीचे में की गई है। आप क्वेश्चन पढ़ो, भारत के कौन से जीव मंडल नीचे विश्व के जीव मंडल नीचे में से लिए गए हैं, तो सारे तो लिए गए हैं, कहाँ दिमाग लगा रहे तुम, सीधा सीधा दिया तो है। चलो जनसंख्या, मानस नहीं है सर, मानस नहीं है, मानस नहीं है। हाँ मानस सुंदरबन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नौकरे, ये क्या मरीज है गोवा। नगीना, ये क्या है मानस, कहाँ दिख रहा है, ये क्या कहाँ है, है? ये क्या है, क्या है ये? पढ़ लिया कर, चलो ठीक है आओ जनसंख्या। हाँ तो मैं ये चीज़ बता रहा था, जैसे अभी देखो अपन 6 to 12 पढ़ लेंगे ना, जब आगे तुम फ्यूचर में कभी पढ़ो तो इस तरीके से मत पढ़ना क्लास वाइज। मेरा ये मानना है जब भी आप 4th रिवीजन करोगे ना तो आपको पढ़ना है चैप्टर वाइज। जैसे पॉपुलेशन वाला चैप्टर है, ये आगे जाके आपको 12th क्लास में मिलेगा ह्यूमन ज्योग्राफी में, तो ऐसे करके पढ़ना टॉपिक वाइज। जैसे वेजिटेशन वाला है तो वेजिटेशन ऐसे पढ़ना सीक्वेंस में, तो इससे तुम्हें पता लग जाएगा कि फिर मुझे कौन सी एनसीईआरटी को आखिरी में रिवीजन के लिए रखना है। तो मेरा मानना है बेस्ट तरीका ये है कि फिर चैप्टर वाइज पढ़ना। चलो, क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव संसाधनों का निर्माण और उपयोग तो करते ही हैं, में सेवे भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने का तकनीक का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाए। प्राकृतिक घटना जैसे बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव में शहर को प्रभावित करते हैं तभी वो आपदा बनते हैं। इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारित तत्व है, एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है तथा उसके अर्थ व महत्व ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि, विशेषता या गुण या पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। मानव पृथ्वी के संसाधन का उत्पादन एवं उपभोग करता है, इसलिए जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ वहाँ कैसे रहते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित हमें जानकारी हमें प्रदान करती है। तो पहले यहाँ देखो भारत में जनगणना कब से शुरू हुई। एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी। हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष की जनगणना होती है। अब की बार क्वेश्चन आ सकता है, रीजन में बता रहा हूँ कि 2025 में जनगणना स्टार्ट होगी। अरे पहली बार है, इतने सालों में जो है ये 10 साल का पीरियड टूटा है। नहीं तो हर साल 10 साल में हो रही थी, जैसे 2011 में हुई थी, 2021 में होना था, सोचा अभी तक नहीं हुई है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, एनसीईआरटी में दिया भी है, इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना। कौन, ये देखो, ये भारतीय जनगणना जनसंख्या सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे वृहद स्रोत है। पहली बात क्या होता है ये पता होना चाहिए। क्या कभी आपने जनगणना रिपोर्ट देखी है? अपने मतलब इसका कौन मंत्रालय निकालता है, क्या है? अब की बार इम्पोर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ, करंट अफेयर में रहेगा भी। 2025 में जनगणना होने वाली है। अब ऐसे पढ़ाई की जाती है एनसीईआरटी से बेस बना के करंट अफेयर पढ़ने का। चलो आगे बढ़ो। सबसे पहले हम जनसंख्या से संबंधित 3 प्रमुख प्रश्नों पर विचार करेंगे। जनसंख्या आकार व वितरण, लोगों की संख्या कितनी है तथा वे कहाँ निवास करते हैं। जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, ये बंद करो अपनी तरफ से, किसका होना है। समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि है, इसमें परिवर्तन कैसे हुआ है। जनसंख्या गुण या विशेषताएं, उनकी उम्र, लिंगानुपात, साक्षरता स्तर, व्यावसायिक संरचना तथा स्वास्थ्य की अवस्था क्या है। जनसंख्या का आकार व वितरण, भारत की जनसंख्या का आकार व संख्या के आधार पर वितरण। मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12,106 लाख थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या 7.5% थी। यह 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर विश्व के स्थलीय भूभाग 2.4% के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हुए हैं। तो टोटल विश्व का ये है और भारत का इतना है, और क्षेत्रफल इतना है और भारत का सोचो इतना क्षेत्रफल, इतने क्षेत्रफल में इतनी जनसंख्या, इसीलिए तो पॉपुलेशन बढ़ा ना भारत में।
2011 की जनगणना के अनुसार देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहाँ की कुल आबादी 1990 लाख है। तो ये चीज़ याद रखना कि अब देखो जनसंख्या दृष्टि से यूपी है, क्षेत्रफल से राजस्थान है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख ही है तथा लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग ही निवास करते हैं। तो सबसे बढ़िया यहाँ जाके बस जाओ। भारत की लगभग आधी आबादी वाली केवल 5 राज्यों में निवास करती है। ये है राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। ये पता होना चाहिए कि आधी आबादी तो यहीं पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या केवल 5.5% है। भारत में जनसंख्या असमान वितरण कारण क्या है? वहाँ जो नदियाँ होगी, धार्मिक स्थल है, आर्थिक है, एग्रीकल्चर है, ये सब सारे कारण आएंगे। घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण। जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत विश्व की घनी आबादी वाले देशों में से एक है। केवल बांग्लादेश तथा जापान की जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। बांग्लादेश एवं जापान की जनसंख्या घनत्व ज्ञात कीजिए। वो इतना ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, पर हाँ छोटे मोटे एग्जाम में पूछ सकते हैं। पर ये फैक्ट याद होना चाहिए कि भारत के अलावा किसका जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था, जब बिहार की जनसंख्या घनत्व सोचो 1102 प्रति व्यक्ति किलोमीटर। कितनी पॉपुलेशन है बिहार में। वहीं अरुणाचल प्रदेश में यह 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। राजस्थान जनसंख्या असमान वितरण को दर्शाया गया। अब ये देखो, ये दर्शाया गया कहाँ पे कितने हैं। यूपी में इतना, फिर महाराष्ट्र में आता है, फिर बिहार में, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, फिर अदर राज्यों में है। तो छोटा मोटा आइडिया रखना बस, और कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं है। जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा बिहार में है, प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 व्यक्ति। वही तो दिया है, देखो ये 1000 से अधिक। फिर बंगाल में होता है, दिल्ली में भी है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बस एक छोटा मोटा आइडिया रखना है इसका। ये देखो 2 जून 2014 तेलंगाना 29 राज्य बना था, पर जम्मू कश्मीर जब यूनियन टेरिटरी बना दिया तब से 28 राज्य हो गए। तो ये तो पता ही होगा, छोड़ो। 250 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बताइए। तो यहाँ देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। ये देखो 250 से कम जो ग्रीन हो रहा है, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और सिक्किम। तो देख लोगे। पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायु अवस्थाहीन क्षेत्रों की विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। किस राज्य की जनसंख्या घनत्व 250 प्रति किलोमीटर से कम है, क्यों? तो आपने देखा है अभी। असम में अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी, कटिछटे एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों की जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। ये चीज़ फैक्टर पता होनी चाहिए, कौन से फैक्टर इसको प्रभावित करते हैं। उत्तरी मैदानों भाग और दक्षिण में केरल की जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यह समतल मैदान है एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। उत्तरी मैदान के अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्यों के नाम बताइए। तो बिहार, बंगाल, ये हो गया। ये बाहरी जनसंख्या वृद्धि दर है, कैसे बढ़ी है 24, फिर धीरे धीरे कम होती चली गई, अब तो और कम हो गई होगी। जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की संख्या, वितरण और संगठन में लगातार परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन 3 प्रकार, जन्म, मृत्यु, प्रवास के आपसी संयोजन प्रभाव के कारण होता है। ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन मतलब इधर आएगा चैप्टर में। जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है किसी विशेष समय अंतराल जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। प्रत्येक वर्ष एक दशमलव बड़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिणाम है। पहले की जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या 2011 की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है, इसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। तो नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है। जनसंख्या की वृद्धि दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अध्ययन प्रतिवर्ष प्रतिशत में किया है। जैसे अब देखो, ये भारत की जनसंख्या कैसे बढ़ती चली गई है और अभी तो और ज़्यादा बढ़ गई है। प्रति वर्ष 2% वृद्धि दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि है। इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। भारत की आबादी 1991 में 3610 लाख से बढ़कर 2011 में 12,100 लाख हो गई है। तो स्वाभाविक सी बात है, देखो कितना परसेंटेज बढ़ रहा है। 1.25, फिर 1.6, फिर 2.20, 2.22, 2.16,
अब और कम हो गई है वार्षिक वृद्धि दर। 1951 से 1981 जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ी है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ बढ़ी है, दिख ही रहा हो। तो ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है, जो 1951 में 3 मतलब समझ इतना हो गया था, तो लगभग दोगुना हो गया था 30 साल में ही थोड़ा। किंतु 1981 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई। फिर भी केवल 1990 में कुल जनसंख्या में 1820 लाख की वृद्धि हुई थी। इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुई थी। यहाँ देखो 2.16, तो यहाँ पे लगभग बहुत ज़्यादा हो गया। इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है, तब इसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से भी वृद्धि होती है, तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधनों और पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। मतलब बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन है। वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करते हैं। इसके बावजूद जनसंख्या वृद्धि जारी है तथा 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ देगा। पर ऐसा बोला गया था, पर भारत 2027 के अभी छोड़ दिया है मतलब अभी जब देखो तो आएगी जनगणना, तब पता लगेगा। विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है। 2045 नहीं, पहले ही बन चुका है। जैसे पहले ये अपेक्षा की जाती है 2027 से बनेगा, पर अभी जो बहुत सारी रिपोर्ट आई है यूएन की, तो उसमें तो बोला गया भारत आगे चला गया है। अब देखते हैं, वो तो जब आएगा डाटा तभी पता चलेगा। इसीलिए बीजेपी करा नहीं रही है अभी। सोचो ना, 2021 में होना था, इलेक्शन हो गए, सब कुछ हो गया, पर जनगणना नहीं हुई। सोचो ये बहाना है। और ये स्वाभाविक सी बात है, पॉलिटिक्स है पूरा पूरा, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है, कितने रोजगार है, कितने क्या, सब सारे डाटा जब बाहर आएंगे तब सरकार के हाथ पांव खोलने लग जाएंगे। तो सरकारें नहीं करा रही भाई। अपन देखो यही होता है ना। देखो अगर इंडिया में इसी से पता लगता है पॉलिटिक्स की चीज़ों पे चल रही है। बोलते हैं ना भाई धर्म में नहीं चल रही, कुछ ही नहीं, सब सीधा सीधा सिंपल सी बात है। अगर कोई भी चाहे इकोनॉमिक्स की बात करने वाला हो ना, तो विदाउट कोई डाटा है ना, कोई बात नहीं करेगा डेवलपमेंट की। जब तक आपके पास पॉपुलेशन डाटा नहीं है, तो आप कैसे इंश्योर करोगे कितने लोग हैं, कितने हाई क्लास में हैं, कितने मिडिल क्लास में हैं, कितनी उनकी इनकम है, ठीक है, इतने लोग इनके लिए क्या क्या सरकार कर रही है, कौन से प्रोग्राम, कितने लोग लाभार्थी है या नहीं है। जब डाटा ही नहीं होगा तो क्या करोगे तुम लोग। तो इसे समझ लो क्यों नहीं कराया जा रहा है। सब पॉलिटिक्स है ये सब। अब देखो सारे अभी निपट जाएंगे, सारे चुनाव लगभग होने जो है, उसके बाद कोई चुनाव रहेगा नहीं, करा लेंगे। तो बहुत यही बात है कि अपने को इन जब भी कोई वोट मांगने आता है तो उनसे अपन बस बात के आधार पर वोट देते हैं, किसी कास्ट के आधार पर, धर्म के आधार पर। ये नहीं पूछेंगे भाई तुम ये सेंसस क्यों नहीं करवा रहे हो। भाई देश की वास्तविक स्थिति तो पता लगेगी ना। भाई इतनी जनसंख्या है, मान लो 150 करोड़ जनसंख्या हो गई, पर फिर उसके बाद नेशनल इनकम निकाला जाता है, जितनी जनसंख्या होती है, जितनी संपत्ति होती है देश के, फिर उसके बाद में देखा जाता है अच्छा ये देखो ये आ रही है 10,000 रुपये भी नहीं आएगी। तो सोचो फिर कैसे होगा। इसलिए बहुत सोची समझी राजनीति है इसके पीछे, पर वही है, कोई ध्यान ही नहीं देता। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रियाएं: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने व्यक्ति बच्चों को जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। ये वृद्धि का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारतीय जनसंख्या वृद्धि दर का मुख्य कारण रहा है। पहले क्वेश्चन आता था, पर तो अभी इस बेस पे तो नहीं आएगा। जैसे आपके पास डेमोग्राफी विंटर वाला क्वेश्चन आया, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, रहेंगे यही सब कुछ, कॉन्सेप्ट अलग है। 1980 तक उच्च जन्म दर और मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया। इसी कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में गिरावट आनी शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। इस प्रकार का चलन का क्या कारण है। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। लोगों के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने का प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक देश के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच भी हो सकता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, लेकिन वह यह एक देश के भीतर जनसंख्या का वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये चीज़ याद रखना कि जो माइग्रेशन होता है ना, उसके 2 फैक्टर होते हैं, पुल फैक्टर होता है, एक पुश फैक्टर होता है। अब जहाँ से
पुश फैक्टर है। पुश फैक्टर में जैसे मान लो कि इन्वायरमेंट डिजास्टर आ गया, ठीक है, बहुत सारी समस्या है, वायलेंस है वहाँ पे, तो ये नेगेटिव है। अगर कोई पुल खींच रहा है कोई, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, ये खींच रहे हैं, तो ये भी नेगेटिव है। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि अगर स्वाभाविक सी बात है यहाँ सुविधाएं नहीं है तभी तो लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। अब यहाँ जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है अनसस्टेनेबल होगा ना, इसीलिए मलिन बस्तियाँ ये सब सारी चीज़ें बनती है। तो ज़्यादा बैलेंस तो ये रहे कि दोनों तरफ माइग्रेशन हो। जैसे लॉकडाउन में रिवर्स माइग्रेशन हुआ था, तो दोनों जरूरी है। बाद में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आकर्षण पुश कारक प्रभावी होता है। तो मैंने बोला ना, पुल और पुश फैक्टर। ये ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं तथा नगर का अभिकर्षण पुल फैक्टर प्रवाह रोजगार में वृद्धि और अच्छे जीवन को स्तर को दर्शाता है। प्रवाह जनसंख्या परिवर्तन का महत्वपूर्ण घटक है। यह केवल जनसंख्या के आकार को प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र व लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या नियमित वृद्धि हुई है। इसलिए तो बता रहा हूं कि गाँवों से शहरों की ओर होता है, शहरों से गाँवों की ओर भी होना चाहिए, तब बैलेंस रहेगा। ये चीज़ याद रखना। अगर एक साइड वन साइडेड होता रहेगा तो दिक्कत होगी। 1991 कुल जनसंख्या का 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, जो कि 2011 में बढ़कर 31.80% हो गई है। अभी नए डाटा देखो तो लगभग 33-34% की समथिंग हो गया है, और आगे जाके 2030 तक ही मान के चलो 50% हो जाएगा। समस्या ये है कि अपने पास सस्टेनेबल शहरों का निर्माण नहीं हुआ है, स्मार्ट शहरों का निर्माण नहीं हुआ है। तो आगे जाके अगर जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा, शहरों में क्राइम रेट, डिजास्टर, ह्यूमन वायलेंस, ये सब सारी चीज़ें बढ़ेगी, प्रॉपर्टी रेट हाई होगी। एक दशक 2001 से 2011 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई। अब तो और ज़्यादा हो गया होगा। आयु संरचना। किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूह के लोगों की संख्या को बताता है। यह जनसंख्या की मूल विशेषताओं में से एक है। एक व्यक्ति की आयु उसकी इच्छा, खरीदारी तथा काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। परिणाम स्वरूप बच्चे, वयस्क एवं वृद्धों की संख्या एवं प्रतिशत किसी भी क्षेत्र की आबादी के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को निर्धारित करती है। किसी राष्ट्र की आबादी की सामान्य 3 वर्गों में बांटा जाता है। ये यूपीएससी पहले 2011-12 में पूछा था क्वेश्चन। बच्चे सामान्य 15 वर्ष से कम ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते तथा इनको भोजन, वस्त्र तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। वयस्क 15 से 59 वर्ष ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील तथा जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं। ये जनसंख्या कार्यशील वर्ग है। यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। वृद्ध 59 वर्ष से अधिक ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त हो सकते हैं। ये स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं होती है। अभी देखो ये डाटा है, भारत के पास जो है वयस्क, ये देखो ये, इसलिए डेमोग्राफी डिविडेंड बोला गया है। बच्चों तथा वृद्धों की प्रतिशत जनसंख्या आश्रित अनुपात को प्रभावित करता है। ये याद रखें, ये निर्भर होते हैं वयस्क लोगों पे, क्योंकि ये समूह उत्पादक नहीं होते हैं। भारतीय जनसंख्या में तीनों समूह के अनुपात चित्र दर्शाया गया है। थोड़ा लिंग अनुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। यह जानकारी किसी दिए गए समय में समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। ये बहुत अच्छी लाइन है, डायरेक्ट ऐसे में लिख सकते हो, इंटरव्यू में बोल सकते हो कि असमानता तो भारत में यहीं से दिखती है, मैन और वुमेन में। सोचो, सबसे बड़ी चीज़, देश में लिंग अनुपात प्राय महिलाओं के पक्ष में नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका पता लगाइए। सबसे बड़ी तो सामाजिक यहीं पे दिक्कत है। लिंग अनुपात ही नहीं हो तो और सारी चीज़ों पर डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा ही। अभी देखो, बोलते हैं ना पढ़ने लिखने के बाद में लोग सुधर जाते हैं, कुछ ही नहीं। ये देखो सीधा सा एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने। 1951 में अगर आप एजुकेशन का रेशियो देखो ना, मतलब 6 लिटरेसी देखो तो 14 से लेकर 15% के बीच में थी। आज लग रहा है अपन देखते हैं तो 73 इतना है। सोचो उल्टा रेशियो कम हो रहा है। ये तो फिर भी अभी कुछ सालों में बढ़ा है, नहीं तो पहले देखो। तो इससे पता लगता है कि कोई ज़रूरी नहीं कि लिटरेट होके आप अच्छे लोग बनो, कोई ज़रूरी नहीं है। केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084 है। पुडुचेरी में प्रति 1000 पर 1038 है, जबकि दिल्ली में 1000 पे 866 है। इसका दिल्ली में रीज़न है कि माइग्रेट लोग होते हैं, तो माइग्रेट हमेशा मेन ही होता है, ये भी कारण है। हरियाणा में प्रति 1000 पर 877 ही है। सोचो यहाँ पे, इसका कारण है पेट्रे की, वहाँ की खाप पंचायत सिस्टम, ये सारी चीज़ें, रूढ़िवादी परंपरा, ये सब चीज़ क्या क्या कारण हो सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, सोशोलॉजी ऑप्शनल हो और सब चीज़।
सबसे अधिक महिला साक्षरता दर कौन से राज्य की है और क्यों? केरल की है, वहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। साक्षरता दर, साक्षरता किसी जनसंख्या बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। स्पष्ट केरल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है तथा शोध विकास के कार्य कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में गंभीर बाधा है। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष से उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझ कर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी रखा जाता है। सबसे बड़ी इंडिया में दुविधा यही है। सोचो, ये तो कागजी डेफिनेशन है, ठीक है। लिटरेसी जो तुम देखते हो ना, आज भारत की लिटरेसी इतना चला गया, वुमेन कितना है, वो सब फर्जी डाटे हैं। देखो ना क्या उन्होंने बोला है, आयु 7 वर्ष से अधिक है, जो किसी भाषा को समझ के लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। मतलब लिटरेसी का ये मतलब है। लिटरेसी मतलब भाई सबाई सी बात है, जो भाई भारत की जीडीपी क्या चल रही है उसको समझे, उस पर कुछ वो देखे, तो सबाई सी बात है। इसीलिए इंडिया में बोला जाता है वोटिंग राइट के लोग अच्छे से यूज कर ही नहीं पाते, क्योंकि सबाई लिटरेट ही नहीं है ना। ये जो डेफिनेशन लिटरेसी गलत है। लिटरेसी ये होती है भाई तुम उस कॉन्सेप्ट को समझो, भाई सरकार जीडीपी क्या बढ़ रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, फिजिकल डेफिसिट कितना चल रहा है, सरकार क्या कर रही है, वो रियलिटी में वो सोचो कितने लोग होंगे। मैं अखिर बता रहा हूँ, वो लोग 5% भी नहीं है देश में जो ये समझते हैं। सोचो 95% लोग फिर वोटिंग तो ये दे रहा है ना, ये तो वोट दे ही नहीं पाते हैं, दे भी पाएंगे तो महत्व तो है नहीं। तो ये 95% वो लोग वोट दे रहे हैं जो जानते भी नहीं कि देश कैसे चल रहा है। इसीलिए धर्म के नाम पे, जातिवाद के नाम पे, इनके आधार पर लोग जीतते हैं। बाहुबली हो गए, ये सब मेन है ना। कभी इंटरव्यू में पूछे तो ये डालो भाई, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ है। तो जब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे, एजुकेट नहीं होंगे, प्रॉपर अच्छे क्वालिटी एजुकेशन नहीं लेंगे, तब तक देश की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वैसे चलता रहेगा। चीज़ याद रखना। भारत की साक्षरता के स्तर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 73% है। ये सब फर्जीवाड़ा है। जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 80.9% है, महिलाओं का 6.6% है। साक्षरता दरों में इस प्रकार का अंतर क्यों? व्यावसायिक संरचना, मैं फिर बता रहा हूँ। देखो, अब ये चैप्टर ऐसे देखोगे तो पीटी के लिए इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पर मेरा मानना है कि आपका ये मेंस में काम आएगा, एसए में काम आएगा, इंटरव्यू में काम आएगा, क्योंकि ये बेसिक्स है भाई। इसके बिना अब देखो यहीं सब दिक्कत रहेगी तो ये व्यवसाय संरचना भी गड़बड़ाएगी। आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यवसाय संरचना कहा जाता है। किसी भी देश में विभिन्न व्यवसायों को करने वाले भिन्न भिन्न लोग होते हैं। व्यवसाय को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में वर्गीकृत किया गया, जो आपके पास पीटी में क्वेश्चन आया अभी तक। प्राथमिक इनमें कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण और मछली पालन तथा खनन आदि क्रिया शामिल है। द्वितीय क्रियाकलाप में उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन एवं निर्माण कार्य आते हैं। तृतीय क्रियाकलाप में परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन तथा सेवाएं शामिल है। विकसित और विकासशील देशों में विभिन्न क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अलग अलग होता है। विकसित देशों में द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है, अपन भारत में उल्टा है। विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है। भारत में कुल जनसंख्या 64% भाग केवल कृषि कार्य में है। द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप में कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात क्रमशः 13 और 20%। यही इंडिया का सबसे बड़ा संकट है। सबसे बड़ा कारण यही है, बेरोजगारी। ये सारी चीज़ें, प्रॉब्लम की जड़ जो है यहीं पे होना ये चाहता कि एग्रीकल्चर से कम होते होते मैन्युफैक्चर सेक्टर में जाते लोग, मैन्युफैक्चर और सर्विस सेक्टर में जाते हैं। बाद में डायरेक्ट ट्रांसफ़र यहाँ कर रहे हैं। जीडीपी की ज़्यादा एरिया यहाँ से आ रहा है, ये गलत है। आना यहाँ से चाहिए था। वर्तमान समय में बढ़ते हुए औद्योगिकरण और शहरीकरण में वृद्धि के कारण द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में व्यावसायिक परिवर्तन हुआ। स्वास्थ्य जनसंख्या संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो कि किसी विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सरकारी कार्यक्रमों के निरंतर प्रयास के द्वारा भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। मृत्यु दर जो 1951 में प्रति 1000 पर 25 थी, 2011 में घटकर प्रति 1000 7.2 रह गई है। ये भी नहीं रहना चाहिए। अभी देखना विकसित देशों में जाके देखो पैरामीटर। औसत आयु की जो 1951 में 36.7 वर्ष थी, जो बढ़कर 2012 में 67.9 वर्ष हो गई है। महत्वपूर्ण सुधार बहुत से कारकों जैसे जन स्वास्थ्य, संक्रामक बीमारी से बचाव और रोगों के इलाज में आधुनिक तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुआ है। महत्वपूर्ण उपलब्धि के बावजूद भारत के लिए स्वास्थ्य का स्तर एक मुख्य चिंता का विषय है। प्रति व्यक्ति कैलोरी खपत अनुशंसित स्तर से काफ़ी कम है तथा हमारी जनसंख्या एक बड़ा भाग कुपोषण से प्रभावित है। अब देखो प्रॉब्लम, शुद्ध पीने का पानी तथा मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधा ग्रामीण जनसंख्या केवल 1/3 लोगों को उपलब्ध है। इस समस्या की उचित जनसंख्या नीति के द्वारा हल करने की आवश्यकता है।
सबसे बड़ी बात है जनसंख्या नीति 2000 में बनी थी, सोचो। उसके बाद में आज तक कोई जनसंख्या नीति बनी ही नहीं है सबसे बड़ी तो यही सब प्रॉब्लम है। किशोर जनसंख्या, भारत की जनसंख्या सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। किशोर प्राय 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं, ये चीज़ याद रखना। ये भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। किशोर के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता तथा बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधित हो सकता है, परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं। बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित रहती है। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्या पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। किशोर बालिकाओं को अपनी समस्या के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। शिक्षा के पश्चात उसमें सुधार के द्वारा उनमें इन समस्या के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। सोचो, ये 1952 में आई, फिर डायरेक्ट 2000 में है और अभी तक आई ही नहीं है। तो ये है भारत का हालत भाई। जब तक आपके पास देखो जरूरी होता है नेशनल पॉपुलेशन अगर पॉलिसी होगी तो भाई आपको क्या रखना है, क्यों ज़रूरी है, लोगों को पता ही नहीं लगेगा। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित व्यक्तित्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 अब देखिए 2000 में आई है। सोशोलॉजी में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, सोशोलॉजी ऑप्शनल में। अब इसका क्या लक्ष्य है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने। अब देखो रियलिटी में अगर अभी नई जनसंख्या नीति आए ना, तो अभी जैसे जो डिमांड चल रही है, बहुत सारे एनजीओ जो डिमांड उठाते हैं, उनकी डिमांड है कि 21 साल तक या जो भी है मतलब 18 साल तक फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। अरे बात सही हुई है, ठीक है। अभी देखोगे ना आप गाँव में जाके जो ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं वो 8th क्लास पढ़ने के बाद में छोड़ देते हैं, क्योंकि बाद में फिर पैसे लगने लग जाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो 18 साल तक मिनिमम होना चाहिए, फ्री एजुकेशन होना चाहिए। भारत की इतनी कैपेबिलिटी है, कर सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करना है, जो अभी भी नहीं हुआ। व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारी से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी का उम्र बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तथा परिवार योजना के जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर। अब देखिए यही सोशोलॉजी ऑप्शनल डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, इसलिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, पढ़ना ही चाहिए। ऑप्शनल हो चाहे जीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने किशोर किशोरियों की पहचान जनसंख्या के उस प्रमुख भाग के रूप में की है जिस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। पौष्टिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त इस नीति में अवांछित गर्भधारण और यौन संबंधों से प्रसारित बीमारी से किशोर किशोरियों की संरक्षण जैसी अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर भी जोर दिया गया है। इसके द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाया गया है जिनका उद्देश्य देर से विवाह और देर से संतानोत्पत्ति को प्रोत्साहित करना, और अभी हो ही रहा वो तो। किशोर किशोरी के असुरक्षित यौन संबंधों के कुप्रभाव के बारे में शिक्षित करना, ये भी अच्छा है। इसमें अभी भी नहीं है पर हाँ ये कि पहले 10% अब 30% हुआ, पर अभी 100% तो नहीं पहुँचे। गर्भ निरोधक सेवा की पहुँच खरीद के भीतर बनाना, खाद्य संपूरक और पोषणिक सेवाएं उपलब्ध करवाना और बाल विवाह को रोकने के लिए कानूनों को सुदृढ़ करना, अभी भी हो रहे, अच्छे खासे होते हैं। किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं। एक शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या ही कार्य श्रम शक्ति प्रदान कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आ जाओ इधर। तो देखो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इस सेंस में है। अब देखो ना, ये शब्दावली पढ़ लेना, ये काम की है। यहाँ से पेज कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछ ले, जैसे लेगुइन के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखो ये पहले और किसी में नहीं था, तो जहाँ पे भी मिले ना वो कर लो, चाहे हिस्ट्री में हो क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं। चलो अभी देख लेंगे, इनको भी पढ़ना पड़ेगा ही। अभी देखिए मेंस के क्वेश्चन है। ये तो कोई मतलब है नहीं अपने लिए। जैसे ये क्वेश्चन लिख लेना आप लोग, ये मिला के एक क्वेश्चन बना लेना इसको। सर्व जनसंख्या कैसे लाभकारी है और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है, इसको एक क्वेश्चन बना के लिख लेना। चलो बताओ नागिना, निम्नलिखित किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या वितरण संरचना में परिवर्तन लाता है? कहाँ पे लाता है? प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्रों में। ठीक है। कौन कौन है यहाँ पे भी?
चलो महक का, बहुत महक को तो भूल ही गए अपन। महक ये लो गड़बड़ी हो गई। रुको 1 मिनट, यही डाउट होता है मुझे। चलो कोई नहीं। हाँ चलो महक बताइए सेकंड क्वेश्चन। जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्न किसका परिणाम है? उच्च जीवन दर का सर। ठीक है, उच्च जीवन दर, उच्च मृत्यु दर, अधिक विवाहित जोड़े, सही है ना कि ना? जी सही है सर। अमित बताइए निम्न में कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है? जनसंख्या वृद्धि क्या दर्शाता है? अमित कहाँ गायब हो गए, बताइए। बता रहा हूँ सर, डी वाला प्रति 1000। गलत है। ठीक है महक बताइए। प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि को सर। हाँ चलो महक बताइए 2011 जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति क्या है? अरे मैंने बताया। जिसकी उम्र 7 वर्ष है वह किसी भी भाषा की समझ के साथ पढ़ेगा लिखेगा। चलो ठीक है, इधर आ जाओ फटाफट ये देख लो। ये रिवीजन टाइप से है, मेरा मान मैं फिर बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट होता है। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो शब्दावली बेस होते हैं। अवदाब क्या होता है? ऋतु विज्ञान या जलवायु विज्ञान में इसका अभिप्राय अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों से होता है, ये चीज़ याद रखना। अवसादी शैलें, अवसादी से बनी शैलें जिनमें प्राय परतदार संरचना होती है। आग्नेय शैल कौन सी होती है? वे शैलें जो मैग्मा या लावा के पत्तियों की सतह या पत्तियों के भीतर जम जाने से बनती है, ये चीज़ याद रखना। अब देखिए एक तरीके रिवीजन भी हो रहा है, दूसरी बात इंपॉर्टेंट है ये। आधार जनसंख्या दिए गए नीचे समय में किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या। आश्रित अनुपात, अब देखिए जहाँ से यूपीएससी डायरेक्ट में बोल रहा था क्वेश्चन आया था। आश्रित आयु 15 से कम एवं 60 वर्ष से अधिक में आर्थिक रूप से सक्रिय आयु होती है 15 से 59 वर्ष के लोगों के बीच का अनुपात, इसी को ही जनसंख्या लाभांश कहते हैं। आंतरिक अपवाह, एक ऐसा अपवाह तंत्र जिसमें नदियों का जल महासागरों में नहीं पहुँचता वरन आंतरिक समुद्रों या झीलों में गिरता है। उचावच क्या होती है? धरातल अथवा समुद्र की तलहटी पर प्राकृतिक रूप में रेखा में पाए जाने वाले ऊंचाइयों के अंतर को उचावच कहते हैं। उपमहाद्वीप एक बहुत बड़ा भूखंड है जो महाद्वीप के शेष भाग से एक पृथक भौगोलिक इकाई के रूप में स्पष्टतः अलग होता है। किशोरावस्था, किशोरावस्था वह आयु है जब कोई व्यक्ति बाल्यावस्था से अधिक आयु का होता है किंतु उसकी आयु प्रौढ़ से कम होती है। ऐसे व्यक्ति 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग में होता है। जनसंख्या घनत्व, प्रति इकाई क्षेत्रफल में जैसे 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। जनसंख्या वृद्धि दर, जो अभी देखो क्वेश्चन भी था वो। जनसंख्या वृद्धि दर जनसंख्या बढ़ने की गति बताता है। वृद्धि दर में बढ़ी हुई जनसंख्या का आधार वर्ष की जनसंख्या से तुलना की जाती है, इसे वार्षिक दशक की गति से ज्ञात किया जाता है। जन्म दर, प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की, याद रखना जीवित शिशुओं की संख्या। जलोढ़ मैदान क्या होते हैं? नदी द्वारा बहाकर लाई गई महीन गाद या सीला कणों वाले कांप अथवा जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से बना समतल भूभाग। जीवन प्रत्याशा क्या होती है? प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु होती है। जीवोम, देखो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, एक सी जलवायु दशा वाले क्षेत्र में विभिन्न वर्गों में पाए जाने वाले पादप समूह। झील, एक जलराशि जो पृथ्वी की सतह के गर्त गड्ढे में हो, चारों ओर से पूर्णतः स्थल से घिरी हो। नवीन युवा पर्वत, अब देखो ये आपकी बार यूपीएससी ने 2023 में 24 में पूछा। पृथ्वी के भूपटल के नवीनतम दौर में बने मोरदार या बुलेट पर्वत जैसे हिमालय, आल्पस, एंडी तथा रॉकी पर्वत, देखो 2024 में क्वेश्चन आया। निम्नजन क्या होता है? जलवायु विज्ञान में यह हवा के नीचे जाने वाली गति। भूगर्भ विज्ञान में इसका अभिप्राय धरातल की सतह के नीचे धंसने की प्रक्रिया से है। नेशनल पार्क, एक आरक्षित क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव जंतु तथा प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाता है। पठार, विचित्र ऊपर उठा हुआ एक भूभाग जिसके ऊपर का भाग अपेक्षाकृत समतल और किनारे तेज ढाल वाले हो। पर्यावरण क्या है? वह परिवेश अथवा परिस्थिति जिसमें एक व्यक्ति अथवा वस्तु रहती है और अपना विशेष आचरण स्वभाव विकसित करती है। इसके अंतर्गत भौतिक सांस्कृतिक दोनों तत्व आते हैं। पर्वत, पृथ्वी के धरातल के ऊपर की ओर उठा हुआ एक भाग जो काफ़ी ऊंचा होता है और साधारणतः तीव्र ढालों वाले होते हैं ऐसे। पशु पक्षी किसी दिए गए क्षेत्र की जीव संपदा है। पर्यवेक्षण,
लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवसन कहलाता है। आंतरिक प्रवसन का अर्थ है लोगों के एक ही देश में आना जाना। बाह्य प्रवसन का अर्थ है लोगों का एक देश से दूसरे देश में आना जाना। जब लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो इसे अप्रवास इमिग्रेशन कहते हैं। जब उस देश को छोड़ते हैं उसे उत्प्रवास कहते हैं। एक करंट अफेयर में आप जब पढ़ोगे तब इस टाइप की टर्मोलॉजी मिलेगी आपको। पारिस्थितिक तंत्र, एक तंत्र जो भौतिक पर्यावरण तथा उसमें रहने वाले जीवों से मिलकर बना है। भ्रंश, आंतरिक हलचलों के कारण भूपृष्ठ पर पड़ी दरारें जिनके सहारे चट्टानें खिसक जाती है। भारतीय भूभाग क्या है? भारत का वह भाग जो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तथा गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। भारतीय मानक समय, भारतीय मानक मध्य रेखा जो है 82°30 को देशांतर के स्थानीय समय सारे भारत का प्रमाणित समय माना जाता है। भूगर्भीय, पृथ्वी के भीतर उत्पन्न होने वाली शक्तियाँ जो धरातल की भू आकृति में विस्तृत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। भूगर्भीय प्लेट, परपट्टी प्लेटों की गति की वैज्ञानिक संकल्पना। भूसन्नति, भूपर्पट्टी में बहुत गहरा अथवा द्रोणीय या सैकड़ों किलोमीटर तक फैली गहरी खाई जिसका तल दोनों किनारों की भू संयुक्तों से अपरदित मलबे के निक्षेपण के कारण धीरे धीरे धंसता जाता है। फलस्वरूप अवसादी शैलों की मोटी परतों का निर्माण होता है। मृत्यु दर, प्रति 1000 जनसंख्या पर 1 वर्ष में मरने वाले लोगों की संख्या मृत्यु दर कहते हैं। मानसून, इस क्षेत्र में बड़े पवनों को बिल्कुल उल्टी दिशा में बहना जिससे ऋतु या मौसम में अंतर उत्पन्न हो जाता है। मिलियन प्लस सिटी जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर है। मैदान, समतल अथवा बहुत कम ढाल वाली भूमि के विस्तृत क्षेत्र। रूपांतरित या कायांतरित सेल, पूर्व निर्मित आग्नेय तथा अवसादी सेल पर अधिक दबाव या ताप के कारण भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन द्वारा बनी नई सेल है। लिंग अनुपात, भारत में प्रति 1000 पुरुषों महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। लैगून, खारे पानी की झील है जो समुद्र से बालू अवरोध तथा समुद्री जीवों के कारण बनती है। वनस्पति, किस क्षेत्र के प्राकृतिक पेड़ पौधों का आवरण है। वलय क्या होते हैं? पृथ्वी की पपड़ी पर दबाव बढ़ने से किसी क्षेत्र की सेल परतों में पड़ने वाले मोड़ या वलय। तलमंडलीय प्लेटें, दुर्बलता मंडल के ऊपर तैरने वाली महाद्वीपीय भूपृष्ठ या महासागरीय अधस्थल के बड़े बड़े भाग। स्थानीय समय, किसी स्थान का वह समय जो सूर्य ठीक मध्य में चमकता है। हिमानी, बर्फ का या हिम का ढेर जो गुरुत्वाकर्षण के कारण मूल स्थान से निश्चित मार्ग के सहारे धीरे धीरे गतिशील होता है। ये होगी 9th क्लास की कंप्लीट। अब एक बार इसका अच्छे से रिविजन करना, उसके बाद में दृष्टि वेबसाइट पे जाना और वो टेस्ट देना दो, तब जाके NCERT कंप्लीट हो गए। नहीं तो ऐसे तो बस। और कल 10वीं क्लास की NCERT पढ़ के आना। चलो ठीक है।